तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। रात के करीब 9 बज रहे थे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। चांद कहीं दिख ही नहीं रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी नमी और सिहरन थी। दुर्वेश, जो पेशे से एक इंश्योरेंस एजेंट था, उसे काम के सिलसिले में विशालपुर जाना पड़ता है। दुर्वेश को 9:20 बजे की बस पकड़नी थी, लेकिन उसके पास थोड़ा समय बचा था। इंतजार करते हुए उसने अपने ऑफिस की डेस्क पर सिर रखकर थोड़ी देर नींद ले ली। फिर कुछ ही देर में वह जाग गया। विशालपुर के लिए बस स्टॉप शहर से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। दुर्वेश पैदल ही बस स्टॉप के लिए निकल जाता है। रास्ता थोड़ा शहर के बाहर होकर जाता है और रास्ते के दोनों तरफ पेड़ पौधे रहते हैं। चारों तरफ रोशनी न होने के कारण सब जगह अंधेरा था। दुर्वेश अपने मोबाइल की रोशनी की मदद से बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। उधर जाकर देखता है तो एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ झाड़ियां, टूटी फूटी दीवारें और एक पुराना बिजली का खंभा था जो टेढ़ा होकर खड़ा था। दूर दूर तक इंसानों का कोई निशान नहीं था। बस वही एक पुरानी लकड़ी की बेंच जिस पर बैठकर यात्री इंतजार करते थे। दुर्वेश बेंच पर बैठा हुआ था। उसके मोबाइल में नेटवर्क मुश्किल से एक आध बार आता, फिर गायब हो जाता। घड़ी देखी, रात के 9:15 बजे थे और बस 9:20 पर आने वाली थी। दूर से इंजन की घरघराहट सुनाई दी। एक धुआं छोड़ती पुरानी लाल बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हेडलाइट्स धुंधली थी, जैसे पीली ट्यूबलाइट की रोशनी। बस आकर रुकी। हैरानी की बात थी कि अंदर न कोई कंडक्टर दिखा, न कोई यात्री। बस का ड्राइवर, जो 50-55 साल का लग रहा था, गहरी आंखों से दुर्वेश को देख रहा था। उसकी नजरें अजीब थीं, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हों। दुर्वेश ने आगे बढ़कर कहा, भाई, विशालपुर जा रहे हो? ड्राइवर ने बस हल्के से सिर हिलाया। कंडक्टर नहीं है? ड्राइवर ने धीमे स्वर में कहा, आज मैं ही ले लूंगा पैसे। दुर्वेश ने किराया दिया और सीट पर बैठ गया। बस के अंदर अजीब सी बासी गंध थी, जैसे नमी से सड़ी लकड़ी की। सीटों की गद्दियां जगह जगह से फटी हुई थी और खिड़कियों पर मकड़ी के जाले। बस कुछ किलोमीटर तक हाईवे पर चली। फिर अचानक ड्राइवर ने स्टीयरिंग मोड़ा और बस एक कच्चे अंधेरे रास्ते पर उतर गई। दुर्वेश ने माथे पर बल डालते हुए पूछा, अरे भाई, ये कौन सा रास्ता है? विशालपुर तो हाईवे से जाता है। ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, गिरदन घाट का नाम सुना है? दुर्वेश ने सिर हिलाया, नहीं, पहली बार सुन रहा हूं। ड्राइवर बस मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान ठंडी थी, ऐसी जिसमें गर्माहट नहीं बल्कि किसी रहस्य की झलक थी। रास्ता और भी सुनसान होता गया। चारों तरफ घना जंगल था, बीच बीच में सूखे पेड़ जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। अचानक लगभग 10 मिनट बाद बस एक मोड़ पर रुकी। वहां से एक परिवार चला, 5 लोग, एक बुजुर्ग आदमी, एक औरत और 3 बच्चे। उनके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, न मुस्कान, न हैरानी, न ही थकान, बस खाली नजरें। उन्होंने सीधे आखिरी सीट पर जाकर जगह ले ली। बस फिर से धीरे धीरे चल पड़ी। इंजन की घरघराहट और बाहर की खामोशी एक साथ मिलकर अजीब सा बोझिल माहौल बना रहे थे। दुर्वेश ने सोचा, मोबाइल में तो नेटवर्क है ही नहीं, क्यों न इस परिवार से थोड़ी बात कर लूं। इससे समय भी कट जाएगा और मन भी थोड़ा हल्का होगा। दुर्वेश ने झिझकते हुए पीछे मुड़कर कहा, नमस्ते, आप भी विशालपुर जा रहे हैं? लेकिन उन 5 ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। न कोई सिर हिलाया, न कोई नजर उठाई। बस वैसे ही सीधे आगे ताकते रहे। एक बच्चे की उंगलियां खिड़की पर हल्के हल्के थपथपा रही थीं, ताल जैसी नहीं, बल्कि एक अजीब सी लय, धीमी, ठंडी और बेताल। दुर्वेश का गला सूख गया। उसने फिर कोशिश की, बाबूजी, कितनी देर से इंतजार कर रहे थे आप लोग? बुजुर्ग आदमी ने हल्के से सिर घुमाया। उनकी आंखें सीधी दुर्वेश की आंखों से मिली, पर उनमें कोई चमक नहीं थी, बस गहरा, खोखला अंधेरा, जैसे खाली कुएं में झांक रहा हो। ड्राइवर ने अचानक कहा, बेकार है उनसे बात करना, ये अब किसी की सुनते नहीं। तो दुर्वेश ने पूछा, मतलब? ड्राइवर ने हल्की हंसी छोड़ी जिसमें सिहरन थी, क्योंकि जिंदा लोग सुनते हैं, ये नहीं। दुर्वेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई, उसके बदन में सिहरन दौड़ गई और पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। दुर्वेश ने डरते हुए बोला, क्या बोलना चाहते हो आप? ड्राइवर ने गहरी सांस ली। 15 साल पहले गिरदन घाट के मोड़ पर इनका एक्सीडेंट हुआ था। पूरी बस खाई में गिर गई थी, बचा कोई नहीं। तब से ये लोग हर रात मेरी बस का इंतजार करते हैं, हमेशा एक ही जगह से चढ़ते हैं और आखिरी सीट पर जाकर बैठते हैं। दुर्वेश का गला सूख गया। उसने कांपती आवाज में कहा,
तो तुम्हारा मतलब है? ड्राइवर ने उसकी तरफ पहली बार देखा। उसकी आंखों में वही अजीब गहराई थी। हाँ, ये यात्री नहीं है, साये हैं। पीछे से अचानक एक बच्चे की हल्की हंसी गूंजी, इतनी ठंडी, इतनी खाली कि दुर्वेश के रोंगटे खड़े हो गए। दुर्वेश की पीठ पर जैसे ही किसी ने हाथ रखा, उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने का नजारा देखकर उसका खून जम गया। वहां कोई खड़ा था, दुर्वेश चीखने ही वाला था कि अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और तभी उसकी आंख खुल गई। वो फिर से अपने ऑफिस के डेस्क पर था। सिर अब भी टेबल पर रखा था। आसपास फाइलें और कंप्यूटर चल रहा था। उसका सिर भी भारी लग रहा था, जैसे सचमुच उसने लंबी यात्रा की हो। उसने घड़ी देखी, 9 बजे है, मतलब बस पकड़ने के लिए सिर्फ 20 मिनट बचे थे। लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी घबराहट थी। सपना इतना असली क्यों लगा? बस की गंध, ड्राइवर की ठंडी आंखें और उस परिवार की खाली नजरें, यह सब उसकी स्मृति में ऐसे तैर रहा था जैसे उसने सपना नहीं देखा बल्कि जी लिया हो। उसने पानी पिया, लेकिन गला अब भी सूखा रहा। खिड़की से बाहर सड़क पर नजर डाली। वहां से दूर अंधेरे में उसे कुछ पल के लिए वही धूधली लाल बस खड़ी नजर आई। टूटी फूटी हेडलाइट्स और कोई परछाई जैसे स्टीयरिंग पर बैठी हो। वो पल भर को कांप गया और पलक झपकते ही नजारा गायब हो गया। शायद थकान है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। गिरदन घाट सच में कोई जगह है? अगर हां, तो क्या सचमुच वहां कोई हादसा हुआ था? और अगर हादसा हुआ था, तो मैंने उसी परिवार को क्यों देखा? वो फाइलें समेटने ही लगा था कि उसकी नजर मेज पर पड़ी एक चीज पर गई, एक बस टिकट। लेकिन उसने तो टिकट खरीदा ही नहीं था। टिकट पर धुंधले अक्षरों में लिखा था विशालपुर 9:20। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे आया यहां? क्या मैं अब भी सपने में हूं? उसके माथे पर पसीना छलक आया। उस पल उसे समझ आ गया, उसे सच्चाई जाननी ही होगी, वरना ये बेचैनी उसकी जान ले लेगी। दुर्वेश ऑफिस से निकला तो सड़क पर हल्की सी नमी थी। बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन हवा में गीलापन था, जैसे अभी अभी किसी ने जमीन पर पानी छींटा हो। वो टिकट अब भी उसकी जेब में पड़ा था, पुराना पीला पड़ चुका कागज जिस पर लिखा था विशालपुर 9:20। वो टिकट उसकी उंगलियों में दबा था और हर बार उसे पढ़ते हुए उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। क्या ये सच में मेरे ऑफिस की मेज पर रखा था, या किसी ने जानबूझकर वहां छोड़ दिया? उसने तय किया कि कल सुबह गिरदन घाट के बारे में पहले आसपास के लोगों से पूछेगा। फिर अगले दिन सुबह वो पैदल ही गिरदन घाट के नजदीक पुराने बाजार की तरफ निकल गया, जहां सड़क किनारे चाय और पान की छोटी छोटी दुकानें थी। दुर्वेश ने एक दुकानदार से सहज अंदाज में पूछा, भाई, गिरदन घाट का रास्ता किधर पड़ता है? दुकानदार, जो अभी तक मुस्कुराकर गिलास धो रहा था, अचानक चुप हो गया। उसकी मुस्कान जैसे जम गई हो। उसने बिना जवाब दिए गिलास नीचे रखा और दूसरी तरफ देखने लगा। दुर्वेश को अजीब सा लगा, पर उसने आगे एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने पहले उसकी तरफ घूर कर देखा, फिर हिचकते हुए धीमे स्वर में कहा, उधर मत जाओ बाबू, वो जगह अच्छी नहीं है। आखिरकार एक पुरानी चाय की दुकान पर उसे कुछ उम्मीद जगी। चाय वाले की उम्र 70 के आसपास थी। उसकी आंखों में अजीब थकान थी, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो। दुर्वेश ने हिम्मत जुटाकर वही सवाल दोहराया। चाय वाले ने गहरी सांस ली, फिर धीमे स्वर में कहा, गिरदन घाट, वो नाम मत लो साहब। 15 साल पहले वहां बहुत बड़ा हादसा हुआ था। रात की बस खाई में गिरी थी। सब लोग मरे थे। पूरा का पूरा एक परिवार उसमें था। बूढ़ा बाप, औरत और उनके 3 बच्चे। दुर्वेश का दिल जोर से धड़कने लगा। यानी सपना सच था? चाय वाला आगे बोला, उस रात के बाद से उस रास्ते पर लोग जाते ही नहीं। कहते हैं रात में कभी कभी वही लाल बस दिख जाती है, और जो भी उसके पास जाता है वापस नहीं लौटता। दुर्वेश के भीतर झंझोड़ मच गई। उसके मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। क्या यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, या सचमुच वहां कुछ है? उसने तय कर लिया, मुझे खुद देखना होगा। और उसी रात वो अकेला गिरदन घाट की ओर निकल पड़ा। गिरदन घाट का नाम बार बार सुनकर दुर्वेश के भीतर बेचैनी और भी गहरी हो गई थी। वो जानना चाहता कि आखिर उस हादसे के पीछे की पूरी सच्चाई क्या थी। चाय वाले की बातों से उसे यकीन तो हो गया था कि कोई न कोई घटना हुई थी, लेकिन उसका मन कह रहा था शायद इसमें और भी कुछ छिपा है। दोपहर में उसने एक छोटे कस्बाई लाइब्रेरी का रुख किया। धूल धूसरित रैक में रखी पुरानी फाइलों और बंडलों में अखबार सजे हुए थे। लाइब्रेरी का चौकीदार शुरू में मदद करने से कतराया,
लेकिन जब दुर्वेश ने जिद की तो उसने 2008 की फाइल सामने रख दी। दुर्वेश के हाथ कांप रहे थे जब उसने पन्ने पलटने शुरू किए। कुछ ही देर में उसकी नजर एक हेडलाइन पर अटक गई। विशालपुर जाने वाली बस गिरदन घाट पर खाई में गिरी, 5 की मौत। उसकी सांस अटक गई। वो झुककर पूरी खबर पढ़ने लगा। खबर का ब्यौरा खबर में लिखा था, हादसा रात 9:20 बजे हुआ था। बस का ड्राइवर धुंध और खराब हेडलाइट्स की वजह से मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा। बस खाई में जा गिरी और उसमें सवार किसी की जान नहीं बची। मारे गए लोगों में एक पूरा परिवार भी शामिल था, बुजुर्ग पिता, उनकी बहू और 3 छोटे बच्चे। खबर के साथ धुंधली तस्वीरें भी थी। हादसे के बाद बस का मलबा और शवों को बाहर निकालते हुए लोग। लेकिन एक तस्वीर पर दुर्वेश की नजर जम गई। पीछे बस की टूटी खिड़की में अंधेरे के बीच कुछ परछाइयां झलक रही थी। फोटोग्राफर ने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा, पर दुर्वेश को साफ दिख रहा था, वही 5 आकृतियां, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने अपने सपने में देखी थी। एक और अजीब बात, फाइल के बीच से एक कतरन अलग गिरी। वो एक छोटा सा नोटिस था, ड्राइवर का शव हादसे के मलबे में नहीं मिला। उसका क्या हुआ, ये रहस्य आज तक बरकरार है। दुर्वेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो क्या मैंने सपने में जिस ड्राइवर को देखा था वो सचमुच वही था? क्या वो अब भी उस बस को चला रहा है? उसने पन्ना बंद किया और भारी सांस ली। अब सवाल ये नहीं था कि हादसा हुआ था या नहीं, अब सवाल ये था कि उस रात मरे हुए लोग आज भी क्यों दिखाई देते हैं। गिरदन घाट की यात्रा लाइब्रेरी से निकलने के बाद दुर्वेश के मन में अब कोई संशय नहीं था। उसका सपना सिर्फ सपना नहीं था, वो एक इशारा था। हादसा सचमुच हुआ था और उस हादसे की परछाइयां आज भी भटक रही थीं। उसके कदम अब खुद ब खुद उसी दिशा में उठने लगे। शाम ढल रही थी, आसमान में लालिमा धीरे धीरे कालेपन में घुल रही थी। वो सुनसान सड़क पकड़कर अकेला ही गिरदन घाट की तरफ बढ़ चला। रास्ता वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। दोनों ओर घने पेड़, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं सड़क पर ऐसे झुकी थी जैसे किसी अनजान राहगीर को पकड़ लेने को तैयार हो। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ झिंगुरों की टर-टर और हवा की सरसराहट। हर कुछ कदम पर उसे महसूस होता कि कोई पीछे चल रहा है। वो मुड़कर देखता, पर वहां कोई नहीं होता। बस मिट्टी पर उसके अपने पैरों के निशान और कुछ अजीब से धब्बे, जैसे किसी ने हाल ही में उसी रास्ते पर चला हो। रेलिंग तक पहुंचना करीब आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद उसे वो जगह दिखी। लोहे की टूटी हुई रेलिंग, जंग खाई हुई, मानो सालों से किसी ने हाथ भी न लगाया हो। रेलिंग के उस पार गहरी खाई थी और नीचे कालेपन में कुछ चमकता हुआ धातु का ढांचा। उसने टॉर्च जलाई और नीचे रोशनी डाली। उसका दिल थम सा गया। वो सचमुच एक बस थी, लाल रंग की, टूटी फूटी, जंग लगी हुई। खिड़कियां चकनाचूर थी और बीच बीच में बस का ढांचा टेढ़ा होकर झाड़ियों में अटका था। दुर्वेश की सांसें तेज हो गई, यानी सब सच है, सपना नहीं था। अजीब अनुभूति, जैसे ही उसने रेलिंग पर हाथ रखा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं ज्यादा तेजी से हिलने लगी और तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, धीमी ठंडी, बच्चों की उंगलियों से खिड़की पर थपथपाने की आवाज। थक थक थक। उसका गला सूख गया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी, लेकिन मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान उभरने लगे थे, धीरे धीरे एक एक करके उसकी तरफ आते हुए। दुर्वेश का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। पैरों के निशान रेलिंग के बिल्कुल पास आकर रुक गए, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने घबराकर नीचे झांका। बस की टूटी खिड़की के भीतर उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो या जैसे भीतर कोई बैठा हो। उसके कानों में अचानक वही भारी गहरी आवाज गूंजी, फिर आ गया तू। दुर्वेश के हाथ से टॉर्च गिर पड़ी। उसकी रोशनी नीचे बस की खिड़कियों पर पड़ी और वहां 5 परछाइयां एकदम एक साथ खड़ी दिखाई दी। रेलिंग पर खड़ा दुर्वेश अब बुरी तरह कांप रहा था। उसकी टॉर्च नीचे गिर चुकी थी, पर खाई की गहराई में फिर भी हल्की लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो बस के भीतर कोई चिराग जल रहा हो। ठंडी हवा का झोंका अचानक और तेज हुआ, इतना कि पेड़ जोर जोर से चमड़ाने लगे। उस हवा में एक अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी और सड़े हुए लोहे की मिलीजुली बदबू। दुर्वेश ने कांपते हुए जमीन पर नजर डाली। पैरों के निशान अब और साफ हो चुके थे, छोटे छोटे पांव जैसे बच्चों के, कभी पास आते कभी रुक जाते, फिर आगे बढ़ने लगते। उसने घबराकर एक कदम पीछे हटाया, पर तभी उसे एहसास हुआ अब ये निशान सिर्फ उसके सामने ही नहीं,
बल्कि उसके चारों तरफ उभरने लगे हैं, जैसे किसी अदृश्य भीड़ ने उसे घेर लिया हो। हवा में हल्की सी आवाज गूंजी, पहले बहुत धीमी, फिर जरा तेज फुसफुसाहट जैसी, जिसमें साफ शब्द सुनाई देने लगे, बस छूट जाएगी, आखिरी सीट खाली है, हमारा इंतजार मत करवाओ। दुर्वेश का गला सूख गया। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों की छाया में कुछ आकृतियां धीरे धीरे हिल रही थीं। छूने का एहसास अचानक उसके कंधे पर किसी ठंडे हाथ का स्पर्श हुआ, इतना ठंडा कि उसकी त्वचा सुन्न हो गई। उसने झटके से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी शर्ट पर उंगलियों के 5 गीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। बस की हलचल नीचे खाई में खड़ी जंग लगी। बस अचानक कांपने लगी। उसके टूटे शीशों से धुंधली पीली रोशनी बाहर आने लगी। इंजन की घरघराहट जैसी आवाज सुनाई दी, जबकि बस सालों से वहीं खाई में दबी पड़ी थी। दुर्वेश अब बुरी तरह घबराया। उसके पांव जड़ हो चुके थे, लेकिन दिमाग भागने को कह रहा था। उसी पल बस की पिछली खिड़की से 5 आकृतियां धीरे धीरे उभरकर बाहर आने लगी। पहले धुंधली, फिर और साफ, बुजुर्ग आदमी, औरत और 3 बच्चे। उनकी आंखें अब भी खोखली थीं और होंठों पर ठंडी बेजान मुस्कान। बुजुर्ग आदमी ने हाथ बढ़ाकर दुर्वेश की तरफ इशारा किया और भारी आवाज में कहा, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। ठंडी खामोशी, बुजुर्ग की भारी आवाज के बाद पूरा वातावरण एकदम ठहर गया। पैरों की चरमराहट थम गई, हवा का शोर दब गया। सिर्फ दुर्वेश की धड़कनों की आवाज घाटी में गूंज रही थी। थक थक थक। उसके पांव जमीन से चिपक चुके थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बांध दिया। खाई से निकली 5 परछाइयां अब रेलिंग के करीब आने लगीं। उनके कदमों की आहट नहीं थी, पर मिट्टी पर हल्के हल्के दबाव के निशान बनते जा रहे थे। बच्चों की आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो उन्हें नया खिलौना मिल गया हो। औरत का चेहरा बिल्कुल निर्विकार, लेकिन होंठों से खून टपक रहा था। बुजुर्ग की उंगलियां कांपती हुई दुर्वेश की तरफ इशारा कर रही थीं, मानो कोई आदेश सुना रहे हों। फंसने का एहसास दुर्वेश ने चीखने की कोशिश की, पर गला बंद हो चुका था। उसने रेलिंग पकड़कर पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके हाथ पर किसी ठंडी हड्डी जैसी पट कस गई। उसने कांपते हुए नीचे देखा। एक बच्चे का आधा पारदर्शी हाथ उसकी कलाई पर जकड़ा हुआ था। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, हमारे साथ आओ, नीचे बहुत जगह है। खाई की ओर खिंचा, अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। खाई से उठती रोशनी और तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य बस सचमुच स्टार्ट हो चुकी हो और यात्रियों को खींच रही हो। दुर्वेश का शरीर धीरे धीरे रेलिंग की तरफ खिंचने लगा। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी डीली पड़ गई थी। उसने पूरी ताकत से रेलिंग पकड़ रखी थी, लेकिन उसके पीछे खड़ी औरत अब उसके कान के पास झुक आई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, तू बहुत देर से आया है, अब सीट खाली नहीं बचेगी। अब 5 आत्माएं बिल्कुल सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों से धुआं निकल रहा था और चारों तरफ बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। हा हा। उनकी हंसी घाटी के हर कोने में फैल चुकी थी। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर दुर्वेश की छाती पर रख दिया। दुर्वेश को लगा उसकी आत्मा शरीर से खिंच रही है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी अचानक कहीं दूर से घंटी बजने की आवाज आई, जैसे किसी मंदिर की आरती हो रही हो। उस आवाज के साथ ही हवा का रुख बदल गया। आत्माएं एक पल के लिए ठिठक गई। उनकी आंखों की चमक मध्यम हो गई। दुर्वेश की पकड़ रेलिंग पर फिर मजबूत हो गई। उसने जोर से सांस ली और पीछे की तरफ कूद पड़ा, रेलिंग से दूर। आत्माएं वहीं खाई के किनारे ठिठकी रह गईं। उनकी आंखों में अब गुस्सा और नफरत थी। बुजुर्ग की आवाज घाटी में गूंज उठी, भाग ले, लेकिन अगली बार जब आएगा हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। घंटी की आवाज जब दुर्वेश रेलिंग से पीछे गिरा और आत्माएं ठिठकीं, तो उसे वही घंटी सुनाई दी। वह घुटनों के बल जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। धीरे धीरे उसने सिर उठाया तो दूर घाटी के कोने पर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर जर्जर था, पर उसकी छत पर बंधी पीतल की घंटी हवा में खुद ब खुद झूल रही थी। दुर्वेश किसी तरह संभल कर उस ओर बढ़ा। मंदिर बिल्कुल सुनसान था, पर भीतर प्रवेश करते ही वातावरण अचानक शांत हो गया, मानो यहां आते ही कोई सुरक्षा घेरे में आ गया हो। मंदिर की दीवारों पर टूटी फूटी पेंटिंग्स बनी थी। एक पेंटिंग में साफ दिख रहा था एक बस जो खाई में गिर रही है और उसके ऊपर काले साए मंडरा रहे हैं। नीचे लिखा था, लोभ और पाप की सवारी कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। मंदिर के कोने में अचानक एक धीमी आवाज गूंजी, डर मत बेटा, वे तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक तू यहां है। दुर्वेश चौंक गया। उसने देखा
एक बूढ़ा साधु जिनकी दाढ़ी घुटनों तक थी और आंखों में अजीब चमक। साधु ने बताया, 15 साल पहले इसी घाट पर एक ड्राइवर ने लालच के चक्कर में पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी थी। हादसे की सच्चाई साधु की बात सुनकर दुर्वेश का खून जम गया। साधु ने आगे कहा, उस दिन बस में एक व्यापारी परिवार बैठा था। उनके पास बहुत जेवर और नकद था। ड्राइवर ने शराब भी रखी थी और घाटी के मोड़ पर जानबूझकर बस की रफ्तार बढ़ा दी। बस खाई में गिर गई। सभी यात्री वहीं खत्म हो गए, पर ड्राइवर बच निकला और उनके गहने नकदी लेकर गांव लौट आया। लेकिन पाप का बोझ कोई सहन नहीं कर पाया। साधु की आंखें लाल हो उठी। तब से वो 5 आत्माएं घाट पर भटक रही हैं। हर रात उसी बस की सवारी दोहराती हैं और जो भी वहां अकेला भटकता है उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। तू इसलिए बचा क्योंकि तू मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर लौट आया। ये घंटी उस हादसे के बाद यहां बांधी गई थी ताकि किसी मासूम की आत्मा उनका शिकार न बने। ड्राइवर का रहस्य दुर्वेश कांपते हुए बोला, लेकिन ड्राइवर, उसकी आत्मा कहां है? साधु धीरे से मुस्कुराए और बोले, वो अभी भी जिंदा है। दुर्वेश दंग रह गया। क्या 15 साल बाद भी? साधु ने कहा, हाँ, वो गांव के किनारे जीर्ण शीर्ण झोपड़ी में रहता है। सब उससे डरते हैं, कहते हैं उसकी छाया में अब भी आत्माएं बंधी हुई हैं। जब तक वह अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। ड्राइवर की तलाश दुर्वेश कई दिनों तक उस ड्राइवर के पीछे पीछे भटकता रहा। अखबारों में गांव के बुजुर्गों से और उस साधु से बातें करने के बाद उसे आखिरकार ड्राइवर का घर मिल ही गया। एक जर्जर सा कच्चा मकान जिसकी दीवारों पर पुराने खून और कालिक के निशान थे। अंदर जाते ही सडन और शराब की गंध फैली हुई थी। ड्राइवर अंदर बैठा था, उसकी आंखें लाल और चेहरे पर गुस्से की झलक। दुर्वेश ने उसे समझाने की कोशिश की, तूने जो किया वो बहुत बुरा था, अब सच कबूल कर और आत्माओं को शांति दे। पर ड्राइवर गुर्राकर उठा और अलमारी से एक पुराना धारदार हथी निकाल लाया। चुप, कोई मुझे रोक नहीं सकता। सोना मेरा है, जेवरात मेरे हैं और जो बीच में आया उसका यही हाल होगा। वो दरांती उठाकर दुर्वेश पर झपटा। दुर्वेश पीछे हटते हटते अंधी दौड़ में बाहर निकला। भागते भागते दोनों सीधे गिरदन घाट पर पहुंच गए। घाट पर घना कोहरा छा गया। अचानक वही पुरानी बस प्रकट हुई जिसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थी। बस का दरवाजा खुला और वही परिवार बाहर उतरा, बुजुर्ग, औरत और 3 बच्चे। इस बार उनकी मुस्कान ठंडी नहीं थी बल्कि खून की प्यासी थी। वे सीधे ड्राइवर पर झपट पड़े। ड्राइवर चीखता रहा, मेरा सोना मत छीनो, मैंने सब इसके लिए किया था। पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बच्चों ने उसके हाथ पांव जकड़ लिए और बुजुर्ग ने अपने खोखले मुंह से उसका गला पकड़ लिया और अगले ही पल ड्राइवर का शरीर चितरे चितरे होकर घाट के नीचे गिर पड़ा। परिवार की आत्माएं एक दूसरे को देख रही थीं, जैसे अब उन्हें मुक्ति मिलने वाली हो। तभी सबसे छोटा बच्चा दुर्वेश की ओर आया। उसने अपने ठंडे पारदर्शी हाथ से घाट की ओर इशारा किया। वहां एक टूटी चट्टान के नीचे सोने के सिक्कों और जेवरों से भरा पुराना संदूक रखा था। दुर्वेश ने कांपते हाथों से संदूक खोला। उसके भीतर लूट का सारा खजाना था, जिसके लिए ड्राइवर ने एक पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया था। दुर्वेश ने सोना अपने पास नहीं रखा। उसने उसी सोने से घाट पर पितृ पूजा करवाई और मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। टूटी रेलिंग और सड़क की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे घाट फिर से आम लोगों के लिए सुरक्षित हो गया। नई सुबह गांव वालों ने राहत की सांस ली। अब गिरदन घाट से गुजरते वक्त न तो कोई डर महसूस होता, न किसी अजीब साये की झलक। वो परिवार अब मोक्ष पा चुका था। दुर्वेश को भी उस खजाने से अपनी जिंदगी फिर से बसाने का अवसर मिला, लेकिन वह कभी उस रात को भूल न पाया। हर बार जब वह घाट से गुजरता, हवा में बच्चों की हल्की हंसी सुनाई देती, पर इस बार वो हंसी डरावनी नहीं बल्कि आभारी थी। पर दुर्वेश के मन में अब भी एक बात खटक रही थी, तो उसने उधर मंदिर के पुजारी से पूछा, अगर असली ड्राइवर जिंदा था और उसकी आत्मा नहीं भटकी, तो फिर उस लाल बस में जो ड्राइवर मुझे मिला, वह कौन था? मंदिर के पुजारी ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, बेटा, असली ड्राइवर तो अपने पाप के बोझ से जीवित रह गया था, लेकिन आत्माएं हमेशा अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए किसी रूप की तलाश करती हैं। गिरदन घाट पर जो बस दिखती है, वह हादसे में मरे यात्रियों की सामूहिक स्मृति से बनी एक माया की सवारी है, और उस बस को चलाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि उस हादसे का श्राप है। कभी कभी वह ड्राइवर की शक्ल ले लेता है ताकि यात्रियों को भ्रम हो कि बस सचमुच चल रही है। वो दरअसल एक छाया रूप है, ना जिंदा ना पूरी तरह मरा हुआ।
बस उस रात की त्रासदी को बार बार दोहराने वाला प्रहरी। दुर्वेश सिहर उठा। यानी जो ड्राइवर उसने देखा था वह असली आदमी नहीं, बल्कि उस रात की स्मृति का प्रतिरूप था। एक ऐसा साया जो हर रात यात्रियों को उसी मौत की यात्रा पर ले जाने के लिए बस का पहिया थामता है। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, इसलिए ही तूने देखा था कि उसका शरीर, उसकी आंखें, सब कुछ अजीब और ठंडा था। वो बस इस घाट के श्राप का हिस्सा है, और अब जब तूने उस श्राप को तोड़ दिया है, वो साया भी कभी दिखाई नहीं देगा। चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और हाँ, अगर ऐसी ही डरावनी कहानियां रोजाना सुननी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। अब देर हो गई है, लाइट बंद करो और जल्दी सो जाओ।